फ्रेंड्स, मैं रितिका भानुशाली आप सभी का लेट्स अहेड यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम कक्षा छठवीं में भूगोल एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, जिसमें हम पाठ 5 तक पढ़ चुके थे। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। आप पाठ 5 तक मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, और अगर आप पहले देख लेंगे तो ये जो पाठ 6 आज हम पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो अगर आप देख लेंगे उसके बाद ये वाला अगर देखेंगे पाठ 6 तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप मेरे चैनल में जाके पाठ 1 से लेके 5 तक देख सकते हैं। क्योंकि देखो इसमें लिखा है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो मतलब क्या होता है स्थल मंडल, क्या होता है ये जो स्थल है वो मैंने पिछले पाठ में बता चुकी हूँ। तो आज हम जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल तीनों क्या क्या होते हैं ये मैं पिछले पाठ में आपको समझा चुकी हूँ। तो आज हम जो स्थल मंडल है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पिछले जो मेरे वीडियोज़ हैं पाठ 1 से लेके 5 तक के वो आप देख लीजिए। उसके बाद पाठ 6 देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। मतलब स्थल रूप मतलब जैसे कि स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग में क्या क्या होता है? पहाड़, ठीक है, पठार, मैदान। तो ये सब जो है ये पृथ्वी के अलग अलग स्थल रूप है। ठीक है, पहाड़, पठार, ये सब अलग अलग स्थलीय भाग है। पहाड़, पठार, मैदान। ठीक है, तो आज हम इन सब का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप हैं इन सब का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। क्या दिखाया गया है? देखो ये पर्वत है, ये पठार है, ठीक है, ये झील है, ये नदी गई है। देखो ये नदी है, यहाँ पर ये डेल्टा बन रहा है, बहुत सुंदर तरीके से इसमें दर्शाया गया है। ये प्रायद्वीप है जो 3 साइड से जल से घिरा हुआ हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ये जल संधि मतलब जो 2 स्थल होते हैं उनके बीच में जो होती है ये जल संधि होती है। ये पहाड़ी है, ठीक है, ये देखो ये लाइन से ये पर्वत श्रृंखला गई है। ठीक है, ये सहायक नदियाँ हैं। ओके, तो ये सब जो है ये नदी है, ये स्थल संधि है। देखो इस स्थल को और जो इस स्थल को जो जोड़ रही है ये स्थल संधि है। जैसे कि ये जल संधि है वैसे ही ये स्थल संधि है। ठीक है, जल संधि मतलब ये स्थल और इस स्थल के बीच से जो ये गई है नदी, जो जैसे कि मान लो हमारा देश है और हमारे बॉर्डर पर कोई और देश है, पर हम दोनों देशों के बीच से बॉर्डर पर एक नदी गई है बीच से, तो वो जल संधि होगी। ठीक है, तो ये सब अलग अलग स्थल रूप है। ठीक है, पहाड़, पठार, मैदान। आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। वो तो हम देखे अभी एक समान नहीं है ना सतह। कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, मतलब कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे समतल है। ठीक है, पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ठीक है, ऊंचे नीचे मतलब पहाड़ कितना ऊंचा होता है, ठीक है, और मैदान समतल होता है। ये यहाँ पे क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं
पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी हुई होती है। मतलब कोई भी ऊंची उठी हुई भूमि को हम पहाड़ी नहीं बोल सकते, है ना। जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई व खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं। यह आप सभी का होमवर्क है, आप पता लगाएंगे 8000 मीटर से ऊंचे पर्वत कौन से हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सभी का होमवर्क है, सभी के कमेंट आने चाहिए। देखो 600 मीटर से जो अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, जिनकी खड़ी ढाल होती है, उन्हें पहाड़ी, उसी को पर्वत कहा जाता है, ठीक है। ऐसे कहीं पर भी थोड़ा सा ऊंचा भाग है, उससे ऐसे करके उसको हम पर्वत नहीं बोल सकते, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। गति तो हो रही है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो लिखा है उसमें अभी ये क्लास 6 का पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 के बच्चा जितना समझ सकता है, जितना वो उसके अनुसार ही इसमें ये दिया होगा, है ना। तो उसके बारे में डिटेल में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम यह आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं पर ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। प्रथम को ही आंतरिक प्रक्रिया भी बोलते हैं, जो पृथ्वी के अंदर होती है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर, जैसे ये पृथ्वी है और इसमें कई परतें होती है और सबसे नीचे होता है लावा। तो जब ये ऊपर उठता है तो एक बल लगता है, ठीक है, जिसके कारण जो ज़मीन होती है वो ऐसे उठ जाती है कहीं पे, ठीक है। यही बोल रहा है, आंतरिक प्रक्रिया के कारण इसे प्रथम प्रक्रिया भी बोलते हैं और आंतरिक प्रक्रिया भी, ठीक है। जो अंदर हो रही है पृथ्वी के, वो उसके कारण कहीं पर ज़मीन उठ जाती है तो कहीं पे धंस जाती है। आगे देखते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। एक होती है आंतरिक प्रक्रिया, जो अंदर होती है, पृथ्वी के अंदर बल लगने से ज़मीन ऊपर की ओर उठ जाती है, और दूसरी होती है बाह्य प्रक्रिया, जो पृथ्वी के बाहर होती है। देखते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अच्छा, ये जो बाह्य प्रक्रिया होती है जिसमें पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाती है, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है वायु, ठीक है, तेज वायु, जो जिससे फिर मिट्टी को उड़ाती है, ठीक है, धूल होती है, फिर मिट्टी को उड़ाती है, और नदी, ठीक है, बाढ़ आ जाती है, तो उससे फिर बाढ़ मतलब पानी के साथ कुछ और भी मतलब मिट्टी को बहा ले जाती है, ठीक है। तो ये सब है बाह्य प्रक्रिया के कारण। अच्छा, ये क्या लिखा है? अपरदन, पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। इसमें बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। जैसे कि ये है, इसमें अपरदन हो रहा है, मतलब ये धीरे 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 ऐसे इतना घिस गया, ठीक है, फिर इतना और घिस गया, इतना और घिस गया, तो ये धीरे धीरे ऐसा छोटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर निक्षेपण की प्रक्रिया से ये फिर से इसका निर्माण हो जाता है। इसी को बोलते हैं अपरदन और निक्षेपण।
ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। अभी मैंने बताया जैसे बाढ़ आ जाती है तो वो मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाती है, ठीक है, टूट कर घिस जाने के कारण अपरदन हो जाता है। या फिर वायु भी मिट्टी को अपने साथ उड़ा के ले जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि जो अभी मैंने बताया 600, ये देखो यहाँ मैंने बताया 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। तो देखो ये जो होते हैं ये पर्वत होते हैं खड़ी ढाल वाले 600 मीटर तक, ठीक है। और पठार क्या होते हैं, वो ऊंचे तो होते हैं थोड़े से, पर फिर ऐसे ऊंचाई होती है और फिर ऐसे समतल रहते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़े से ऊंचे और फिर ऐसे समतल रहते हैं, ये होते हैं पठार, ऐसे बने रहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी ऊंचाई, पर्वत जितनी ऊंचाई नहीं रहती है, ठीक है, इतनी ऊंचाई रहती है और फिर ऐसे समतल रहते हैं, ठीक है, ये होते हैं पठार। और मैदान तो आप सभी को पता ही है, मैदान बोलने से जो समतल होते हैं वो मैदान होते हैं। ये कृषि योग्य भूमि होती है, मैदानों में अच्छे से कृषि कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। मतलब ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है ना, ये मानव निर्मित नहीं है पर्वत प्राकृतिक रूप से ही हमें मिला है, ठीक है। प्राकृतिक उपहार के तौर पर हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पर्वत से हमें बहुत से लाभ है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। मतलब ये पर्वत का ये जो शिखर है ये छोटा रहता है, ठीक है, और ये आधार है ये चौड़ा रहता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं, कुछ पहाड़ तो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। बर्फ़ की नदियों को क्या कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है, याद रखिएगा, बर्फ़ की नदियों को हिमानी कहा जाता है। कभी कभी ये छोटा छोटा भी ना पूछ देते हैं ये सब शब्द कि हिमानी कैसे कहते हैं, फिर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, है ना, इसलिए याद रखिएगा। आगे भी ये शब्द का उपयोग होगा हिमानी, तब आपको समझने में दिक्कत न जाए, ठीक है। हिमानी, बर्फ़ की नदियों को हिमानी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है। देखिए समुद्र के भीतर भी होते हैं पर्वत, ज़रूरी नहीं है कि ये हमें जो दिख रहे हैं बस ये जो पर्वत वही है, नहीं, समुद्र के भीतर भी होते हैं पर्वत। यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा समुद्र के भीतर पर्वत, ठीक है, तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। अब पर्वतों पर कैसे निवास कर पाएंगे, है ना, वहाँ का जो धरातल होता है खड़ी ढाल वाला होता है। अब इसमें घर कैसे करेंगे, कृषि कैसे करेंगे, है ना, मनुष्य है तो उसे उसकी आवश्यकताएं भी होंगी, है ना, उसे रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए, है ना। अब यहाँ पर अगर खेती करेंगे तो ये तो पानी देंगे तो पानी तो पूरा बह जाएगा, है ना, यहाँ पर खेती संभव नहीं है, ठीक है, ये पानी को तो रोक ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी तो खड़ी ढाल होती है ना। तो यहाँ पे रहना मुश्किल है पर्वत पर। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था, फिर से बता देती हूँ कि पर्वत एक रेखा के क्रम में भी होते हैं, ऐसे एक के बाद एक रेखा के क्रम में होते हैं,
इसे बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। एक बहुत पुरानी श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, आपने भी सुना होगा, बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है वलित पर्वत का। वलित पर्वत मतलब जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ होती है, ठीक है, और जो शिखर होता है ना इसका वो शंक्वाकार होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं वलित पर्वत। और ये भूपर्पटी मतलब सबसे ऊपर की जो परत होती है ना, सबसे ऊपर की परत, उसको बोलते हैं भूपर्पटी। इसको क्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, क्रस्ट। आगे देखते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। मतलब इसमें कहना चाह रहे हैं कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं में के क्रम में होते हैं। जैसे कि ये एक है, ठीक है, ये एक पर्वत श्रृंखला हो गई, ठीक है, फिर ये एक पर्वत श्रृंखला हो गई, ठीक है। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं इसी को बोलते हैं, इसके पास ये एक पर्वत श्रृंखला हो गई, फिर ये हो गई, फिर इधर ये एक और हो गई, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ये सब समानांतर क्रम में है। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। हिमालय कहाँ पर है? एशिया में। आल्प्स कहाँ पे है? यूरोप में। और एंडीज़ कहाँ पे हैं? दक्षिण अमेरिका में, याद रखिएगा, ठीक है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। सभी पर्वत की ऊंचाई एवं आकार एक जैसी नहीं होती है ना, सभी पर्वतों की ऊंचाई में एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। ये एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है इसकी ऊंचाई। ये कहाँ पे है? सागर की सतह के नीचे स्थित है, मतलब ये सागर में स्थित है पर्वत, मोनाकी पर्वत। चलिए इसमें देखते हैं आगे। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं। मतलब वलित पर्वत मतलब जिनके अंदर अभी भी हलचल हो रही है, ठीक है, ऐसे होते हैं वलित पर्वत। हिमालय, आल्प्स ये वलित पर्वत है, ठीक है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। मतलब ये एक श्रृंखला होगी, ठीक है, पर्वत की एक श्रृंखला होगी जिसका नाम है अरावली। ये विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है, ठीक है, ये बहुत पुराने हैं ये वलित पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। देखो इसमें क्या लिखा है, भ्रंशोत्थ पर्वत का मतलब जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर रूप से
विस्थापित हो जाता है, तब उसे भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। देखो, ये जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो ये ऊपर उठा हुआ खंड जो होता है उसको उत्खंड बोलते हैं, और जो नीचे धसा हुआ खंड रहता है उसको क्या बोलते हैं? द्रोणिका। ठीक है। फिर क्या लिखा है? यूरोप की राइन घाटी तथा वॉस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगाइए। ठीक है। आज एटलस देखिएगा आप सभी, और इस प्रकार की और भी भू आकृतियों का पता लगाइएगा। पर्वत कहाँ पे, कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है। ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है। ये जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं ना, ये ज्वालामुखी की क्रियाओं के कारण बनते हैं। मतलब उसमें जैसे जो पर्वत से मैग्मा निकलता है ना, ऐसे निकलता है जो, ये जब तक अंदर रहता है तब तक ये मैग्मा होता है, पर जब ये निकलता है उसके ये जो ज्वालामुखी की क्रियाएं होती है उससे जो पर्वत बनते हैं वो होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जब ये अंदर होता है तब ये मैग्मा होता है, और बाहर निकलने से इसे बोलते हैं ज्वालामुखी। ठीक है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। ठीक है। मतलब वहीं से उनकी उत्पत्ति होती है, वही उनके स्रोत है। ठीक है। जो नदियाँ होती है उनकी उत्पत्ति हिमानियों में ही होती है। ठीक है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। सिंचाई मतलब नहर बना के जो सिंचाई करते हैं, पनबिजली मतलब फिर पानी से जो बिजली उत्पन्न करते हैं बांध बना के। ठीक है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। ठीक है। सैलानियों के लिए पर्वत भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल, सैलानी मतलब जो पर्यटक आते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा स्थान है। ठीक है। पर्यटकों के लिए वो यहाँ पर इनकी प्राकृतिक सुंदरता देखते हैं तथा विभिन्न खेल होते हैं यहाँ पर, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। चलो, ये सब तो
देखो ये यही मैं बता रही थी, ज्वालामुखी की क्रियाओं से जो बनते हैं पर्वत वो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। जैसे कि देखो इसमें ये है, ये मैग्मा है, ये जब तक अंदर रहता है तब तक ये मैग्मा कहलाता है, और जब ये ऊपर उठता है और जब निकलता है तब ये लावा बम होता है। ठीक है, इनकी क्रियाओं से जो पर्वत बनते हैं वो होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। आगे देखते हैं पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनकी ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये पूछ सकता है कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं। देखो यहाँ पे पठार का डायग्राम दिया हुआ है, मतलब ये थोड़े से ऊंचे और फिर सपाट रहते हैं। देखो ये ऊंचे और फिर ये सपाट है। ठीक है, इसी बोलते हैं पठार। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खनिजों की प्रचुरता रहती है। ठीक है, और खनिज हमारे लिए आवश्यक होते हैं, उपयोगी होते हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका के पठार में क्या है? सोना एवं हीरे। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पे? भारत में छोटा नागपुर का पठार। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। मतलब ये जो पठारी क्षेत्र होते हैं यहाँ पर नदियाँ कहीं जहाँ से ऐसे ऊंचाई से गिरती है वहाँ पर जलप्रपात बनता है। ठीक है, तो यही इसमें कहा गया है कि जलप्रपात हो सकते हैं पठारी क्षेत्रों में क्योंकि यहाँ नदियाँ बहुत ऊंचाई से गिरती है, जो देखने में अत्यधिक रमणीय लगता है। ठीक है, भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। ठीक है, जो पठार से इतनी ऊंचाई से जो नदियाँ गिरती है उसी को जलप्रपात बोलते हैं, और ये हुंडरू और जोग ये सब जलप्रपात के नाम है। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। जो लावा वाले पठार होते हैं उसमें काली मिट्टी होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पर्यटक भी आते हैं। आगे देखते हैं मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं तो कुछ उर्मिल तथा तरंगित भी हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों की ढालों पर नीचे की ओर बहती है।
तथा उन्हें अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। मतलब ये जो नदियाँ बहती है वो पहाड़ों से बहते हुए अपरदन होने लगता है ना, पहाड़ों से बहती है तो पहाड़ों में अपरदन होने लगता है, ठीक है। और फिर वो अपने साथ पत्थर, बालू, सिल्ट वगैरह ले जाती है, ठीक है। और जहाँ पे निक्षेपित करती है वहाँ पे मैदानों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हुआ है मैदानों का निर्माण। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। मैदानों में सबसे अधिक जनसंख्या होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम वो कृषि योग्य कृषि के लिए उपयोगी होती है वो भूमि, ठीक है। उसमें परिवहन के साधनों का भी हम उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए वहाँ पे हम घर भी बना सकते हैं ना, इसलिए मैदान अधिक उपयोगी होते हैं, इसलिए वहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। क्या है उदाहरण? भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। अभी मैंने बताया क्यों? क्योंकि यहाँ पे मकानों के बनाने एवं खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है, ये भी मैंने बता दिया। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तरी भारत में निवास करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैदानी इलाका अधिक है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तरी भारत में निवास करती है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। कठिन ही होगा भाई पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन। भाई हमको तो अनाज चाहिए, है ना, फिर राशन क्या बोलते हैं, घर चाहिए, ठीक है। तो वो सब वहाँ पे कैसे हो पाएगा, है ना। तो वहाँ का जीवन अत्यधिक कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। जैसे कि जो पर्वत पर रहते हैं उनके रहन सहन में अंतर होता है, जो मैदान में रहते हैं उनके रहन सहन में अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा, क्या आप उनमें से कुछ अंतर को बता सकते हैं? देखो जो पर्वत पे रहते होंगे लोग, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, है ना। न वहाँ पे अनाज उपलब्ध होता है, न वहाँ पे हम कुछ परिवहन के साधनों का उपयोग कर सकते हैं ना, न वहाँ पे सड़क होती है, न वहाँ पे मकान होता है, ठीक है। पर जो मैदानी इलाकों में रहते हैं उनमें सड़क, मकान, है ना, आपकी राशन आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो विभिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों में के रहन सहन में कुछ कुछ अंतर होते हैं।
आगे देखते हैं, हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इतना गंदा कर रखे हैं। ठीक है, नदी को कूड़ा फेंक दिया गया है, यही इसमें कह रहा है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। बाकी ये तो बच्चों के लिए दिया है, इसमें जो मेन था वो हम पूरा पढ़ लिए हैं ना, इस लेसन में ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, तो जो भी था वो हम पढ़ लिए हैं। ये कुछ चित्र दिए हुए हैं, कुछ फ़ोटोज़ दिए हुए हैं, तो उसको हमको देख के पता लगाना है कि ये सब कहाँ की फ़ोटो है। ठीक है, जैसे कि देखो ये जो फ़ोटो है ये बीच की है, ये थार का मरुस्थल है। ठीक है, ऐसे ही ये बच्चों के लिए दिया हुआ है, जो मेन था वो हम पढ़ लिए। ठीक है, ये घर बने हुए हैं ऊंचाई पर, पहाड़ों पे, पठार में शायद ये घर बने हुए हैं। ठीक है, ये चाय की खेती हो रही है 6वें नंबर में, असम में जो चाय की खेती हो रही है। ये रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, यही सब दिया है। ये तो बच्चों के लिए है। ये लेसन कंप्लीट होता है। आप सभी को अगर कुछ भी डाउट हो, वैसे तो ये पाठ बहुत सरल था, पर तो भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और कुछ भी आप सभी को डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।